हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले जो है रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो हम लोग इसको फिर से एक बार और पढ़ेंगे। तो 2.10 जो है एक्सरसाइज, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज में हम लोगों को देखिए, हम लोगों को एक बीकर लेना है, उसमें हम लोग 10 ml जो है वो वाटर डालेंगे। उसके ऊपर से हम लोग एसिड डालेंगे। कौन सा एसिड डालेंगे? H2SO4। ठीक है, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा सा शेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता क्या है इसमें। तो हम लोग जब इसको शेक करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, इट्स बिकम हॉट। वो क्या हो जाएगा, वो जो बीकर रहेगा, जब उसमें ऐसा वाटर रहेगा, ठीक है, इसमें से सपोज करो ये वाटर है और इसमें हम लोगों ने डाला H2SO4। तो ये जो वाटर है, इसमें जब H2SO4 डालेंगे और जब इसको बहुत अच्छे से शेक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसा हॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है फर्स्ट चैप्टर में, वो रिएक्शन में क्या होता है, जब भी रिएक्शन होता है, दो चीज़ों जब मिलती है, ठीक है, एक्स और वाई दो चीज़ें हैं, हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, एक्स एक चीज़ है और एक वाई चीज़ है, तब ये दोनों चीज़ बनती है तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है। और वो प्रोडक्ट जो होता है उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। एक प्रोडक्ट तो मिल रहा है, जैसे हमको एक्स वाई प्रोडक्ट मिला, लेकिन उसके साथ जो है हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। वो वाले रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, थोड़ी देर उसको हिलाया, तो उसमें क्या हुआ, ठीक है, H2SO4 था, ठीक है, उसको अगर हम लोगों ने वाटर में मिलाया और उसको क्या करा, हम लोगों ने जैसे शेक करा, ठीक है, इसको शेक करा, तो वो जो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, वो गरम बनेगा, उसमें से क्या है, हीट निकलेगी, गरम बनेगा। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। वो जो सारे एसिड्स अगर मिलाते हो आप, अगर HCl लोगे या कोई सा भी एसिड लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, अभी वीक एसिड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट। ठीक है, सो द प्रोसेस इधर आप लोगों को लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। अगर हम लोग बेस और वाटर को मिलाते हैं वाटर में, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इसमें से इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि समटाइम्स वो जो है बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन करता है। तो वो वाले रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और उसमें जो केयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे मिक्स करें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और अगर सल्फ्यूरिक एसिड, कोई से भी एसिड को, नाइट्रिक एसिड भी बहुत ज़्यादा वो होता है, नाइट्रिक एसिड हम लोगों ने देखा था HNO3 होता है, H2SO4 एसिड होता है, HCl एसिड होता है, ये सारे एसिड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम लोग इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कभी कभी आग भी लग सकती है। तो उसके कारण हम लोगों को जो है ना, अगर हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। जैसे बीकर लेंगे तो सबसे पहले उसमें पानी हम लोग डालेंगे और पानी के बाद एसिड डालेंगे। तो जैसे पानी के बाद हम लोगों ने जब एसिड डाला तो थोड़ा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर दूसरा केस हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों ने पहले इसमें जो HCl डाल दिया, ठीक है, बहुत सारा HCl या फिर HNO3, ठीक है, HNO3 डाल दिया है, फिर H2SO4 डाल दिया, और उसके ऊपर से अगर हम लोग वाटर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वाटर लेंगे, वाटर के ऊपर से हम लोग जो है वो एसिड्स को मिक्स करते हैं, एसिड्स में ले लेंगे और उसके ऊपर से वाटर मिक्स करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच में अंतर। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा और अगर हम लोग उसमें से वाटर डालेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे वाटर डालते गए, ठीक है, मतलब वाटर में या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे एसिड डालते गए, तो वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है कि वो जो ग्लास का हमारा जो टेस्ट ट्यूब रहता है वो फूट भी सकता है, इतनी ज़्यादा उसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस इतना ही है। तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है और ये सारी चीज़ें जो उनके ऊपर ऐसी साइन बनी होती है, ठीक है। अगर आप लोग लैब्स में देखोगे ना, तो एक जगह आप लोगों को डाइल्यूट जो लिखा लेकर ना, उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना उसको, तो उसके ऊपर ऐसे बीकर के ऊपर ना किसी साइन, डेंजर जैसी साइन बनी होती है, ताकि आप लोग, या फिर उसके ऊपर लिखा होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसमें आपको प्रिकॉशन जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है या डाइल्यूट क्या होता है। तो अगर हम लोग एसिड या बेस में, ठीक है, जब वाटर मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, ठीक है, अगर हम लोग एसिड या बेस में, जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड जनरली एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड जनरली बेस होता है, ठीक है, तो हम लोग एसिड और बेस दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। तो जब अगर उसमें हम लोग, यही वो जो चीज़ मैंने कल आप लोगों को डाइल्यूट में पढ़ाई थी, अगर हम लोग इसमें जो वाटर का ऐड कर देते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें जब हम लोग वाटर का ऐड कर देते हैं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। उसकी जो मैंने स्वीटनेस बताई थी आप लोगों को, वो एग्जाम्पल से बताया था, तो उसकी स्वीटनेस जैसे कम हो गई थी, ठीक है, तो वैसे ही इनका जो है
रिएक्टिविटी जो है इसका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने जैसे एक एसिड लिया और अगर 20 लिया और उसमें वाटर मिलाते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, उनके आयंस जो है वो, क्योंकि उनको पूरे आयंस को, ठीक है, जैसे ये सिंपल अपने पास HCl है। ठीक है, इसमें HCl है और अगर हम लोग इसमें वाटर डाल देंगे तो HCl को क्या करना पड़ेगा, जैसे वाटर डाला तो HCl जो H+ आयंस रहते हैं उनको ये पूरे बीकर में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। पहले तो ये हाफ बीकर में डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन उसके बाद उनको पूरे बीकर में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, तो उनका इफेक्ट जो रहता है वो कम हो जाता है। तो उसमें जो आयंस रहते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे एसिड्स या बेसिस को हम लोग डाइल्यूटेड बोलते हैं। और जनरली हम लोग जो है डाइल्यूट एसिड्स और बेस को आप लोगों को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। लेबोरेटरीज में अगर आप लोग 11th या 12th में प्रैक्टिकल करोगे, 10th में भी अगर आप लोग करोगे, तो आप लोगों को डाइल्यूट सबसे पहले प्रेफरेंस दी रहती है कि आप लोग उस पर लिखा रहेगा कि डाइल्यूट HCl है। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। तो ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें पानी मिला रहता है तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर ये हाथ पे गिर भी जाए ना तो ये भी बहुत जलन करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन। लेकिन अगर ये वाला गिर जाए ना तो आपका हाथ जो है वो जल भी सकता है। ये तो जलन करेगा, थोड़ी समय बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो रहता है कॉन्सेंट्रेटेड जो रहता है वो रिकवर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें इतना ही है। आप लोगों को डाइल्यूशन वाला मैंने बता दिया था। डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड के बीच में जो है डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इनके बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन। अब एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन जो रहते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच में डिफरेंस। एसिड और बेसिस के बीच में हम लोगों ने देख लिया कि एसिड जो है O एसिड्स H+ और बेसिस O-, OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये वाला जो पैराग्राफ में लिखा है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो आप लोगों को अब इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, अब उसके बाद हम लोग एक pH स्केल देखते हैं। तो pH स्केल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो pH का क्या मतलब होता है। pH का मतलब होता है पावर। ठीक है, इसको जर्मनी में इसका जो वर्ड होता है पोटेंस, ठीक है, उसका मतलब होता है पावर। और H का क्या मतलब होता है हाइड्रोजन। अब हम लोग इसमें हाइड्रोजन की पावर चेक करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, pH स्केल का मतलब क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसकी पावर, हाइड्रोजन पावर या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये वाला जो स्केल आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है, तो क्या होता है कि जैसे एसिड्स ने H+ आयंस प्रोड्यूस करा, बेसिस में OH- आयंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेटेड या उसकी बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि HCl जो है अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें H+ जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो डाइल्यूट हो जाता है तो उसकी H+ की जो मात्रा है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, फिर से एक बार और कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो H+ आयन से यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड में H+ जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब डाइल्यूट हो जाता है तो उसमें H+ आयन जो है कम होने लगते हैं। किसमें, एसिड्स में। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें H+ आयन जो है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इसमें तो H+ आयंस बढ़ रहे हैं और इसमें कम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें बढ़ रहे हैं और इसमें कम हो रहे हैं। वैसे हम बेस की बात भी करेंगे तो OH- एक आयन है, एक OH- है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें OH- की जो है वैल्यू जो है, मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसमें डाइल्यूट वाले में जो है वो मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने पहले ही ये सारी चीज़ें जो ये पढ़ चुकी है। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा उसमें प्लस की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जितना ज़्यादा OH जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा जो है ये ज़्यादा रहेगा H+। ठीक है, OH की बात नहीं करते हम लोग, H+ की बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा OH जो है वो ज़्यादा रहेगा, उतना ही वो सब्सटेंस क्या होता है वो एसिडिक रहता है। जितना जितना H+ कम होने लगेगा, हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड में H+ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन डाइल्यूट में जो है इसकी H+ की जो है वैल्यू जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। तो जितना ज़्यादा उसमें H+ आयंस रहेगा, जितना ज़्यादा उसमें H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा एसिड, उतना वो मोर एसिडिक रहेगा। और जितना एसिडिक रहेगा, एसिडिक की जो हम लोग वैल्यू देखते हैं ना बच्चों, तो हम लोग देखते हैं उसकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक। ठीक है, 0 से लेके मोस्टली हम लोग 6.9 तक देखते हैं। ठीक है, हम लोग अगर इसको 6.9 लिख देंगे 7 पे, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, तो हम लोग उसको 0 से लेके 6.9 तक लिख देंगे। तो अगर आपका अगर एसिड में अगर हम लोग pH चेक करेंगे तो अगर उसका वैल्यू 0 से 1 है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1 to 2 है तो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन थोड़ा सा कम है। 2 to 3 रहता है तो वो थोड़ा कम एसिडिक रहता है, और फिर उसके बाद जो रहता है 3 to 4, 4 to 5 ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। लेकिन अगर 0 उसकी वैल्यू है एसिडिक की, pH वैल्यू में जैसे हमने एसिड लिया, ठीक है, और उसकी हम लोगों ने pH वैल्यू से उसकी वैल्यू फाइंड करी, तो अगर उसकी
वैल्यू 0 आई तो मतलब ये इतना ज़्यादा एसिडिक है। ये इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल होता है और जो वाटर होता है हम लोगों ने देखा था कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो वाटर जो होता है हमेशा 7 पे होता है, तो हम लोगों को वाटर का pH हमेशा 7 होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक जो है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर बेस की बात करेंगे तो ये बेस का ये वाला ग्राफ बना है, तो इसमें कैसा स्केल बना है आप लोगों को बेस वाले में कि ऐसे थोड़ा सा डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जो OH माइनस आयन से कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो जिसमें जितना कम OH माइनस रहेगा, ठीक है, जिसमें जितना कम OH वो इतना ज़्यादा जो है वो बेसिक होता है, जिसमें जितना कम रहेगा वो इतना ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये न्यूट्रल वाला था, ठीक है, 7 जो ये न्यूट्रल वाला था, इससे जैसे 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 ऊपर जाते गएगा और अगर इस पॉइंट पे आ गया, इसको हम लोग 14 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग 7 से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोगों ने कोई भी अगर सब्सटेंस का फाइंड किया और अगर उसकी वैल्यू 14 आती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस पे H+ जो है बहुत ज़्यादा रहा और OH माइनस जो है वो बहुत कम रहा, ठीक है, OH माइनस, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 है तो ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, बस pH स्केल में आप लोगों को इतना ही याद करना है। अगर उसके बाद वाली हम लोग स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये कुछ सब्सटेंस दिए तो जिनका आप लोगों को इसमें मार्क करना है। ठीक है, कि इसमें कितनी किसकी वैल्यूज़ आ रही है, कितना pH वैल्यू आ रहा है और ये सब्सटेंस कैसा है, बेस है या फिर कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। उसके पहले इसको मैं आपकी इसके आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, 2 मिनट बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी है। ठीक है, वो जो टेबल था ना, ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने आपको कुछ पहले सही बताया था, फिर मैंने, ठीक है, तो ये वो टेबल कहाँ गया अपना। ठीक है, ये वाला जो चार्ट बना है तो इसमें क्या लिखा है, मैंने इसको थोड़ा गलत पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो चार्ट बना है तो इसमें ऐसा बना है, जो चार्ट, सॉरी, ठीक है, तो इस चार्ट जो है वो कुछ ऐसा बना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से उन्हें चालू करो और यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये H+ आयंस की जो वैल्यू है ये H+ आयंस की, और ये वाली कौन सी वैल्यू है, नीचे वाली जो है OH माइनस आयंस की। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे H+ आयंस, अगर उसमें टेबल में क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा H+ आयन है, फिर उसके बाद डिक्रीज होते गया है। ठीक है, 14 पे आगे जो है वो H+ आयन जो है वो पूरा ही डिक्रीज हो गया है। और अगर हम लोग OH माइनस आयन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले वो क्या है, यहाँ से छोटा छोटा, मतलब पहले यहाँ पे बहुत कम था, उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, और फिर लास्ट में जो 14 पे है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे इस वाले में देखेंगे तो H+ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये वाला OH माइनस जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस में हम लोग उसको 2 तरीके से बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग उसको कौन से 2 तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि अगर H+ आयंस बहुत ज़्यादा है और अगर OH माइनस आयंस बहुत कम है, OH माइनस आयंस है ही नहीं और H+ आयंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अगर H+ आयंस है ही नहीं और OH माइनस आयंस जो बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में आप लोगों को डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब हम लोग इस पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन कि अगर कोई सा भी एसिड अगर बहुत ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस कर दे तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, H2SO4 भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, HNO3 भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये सारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। वीक एसिड में H3COH होता है, क्योंकि ये वाले जो है H+ आयन जो है ये बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। कम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, जैसे HCl अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें जो है H+ आयंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने CH3COOH को अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें H+ आयन जो है बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होता है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस हुए तो इसका क्या मतलब है, वीक एसिड है। वैसे ही अगर हम लोग बेस की बात करेंगे, हम लोगों ने लिए जैसे NaOH एक बेस लिया और अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो इसमें OH माइनस आयन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में तो डिफरेंस समझ आएगा होगा। हम लोग किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को बोले, वो कितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर H+ आयंस ज़्यादा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, H+ आयंस कम तो ये क्या हो जाता है, ये वीक बेस हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग देखेंगे कि
अगर OH माइनस आयंस अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर OH माइनस आयंस बहुत कम प्रोड्यूस करे तो ये कौन सा हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। आप लोग इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस? एसिड दैट गिव मच राइट्स टू एसिड्स दैट गिव मच राइट्स टू H प्लस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, एंड एसिड विच गिव्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ठीक है, ऐसे ही सेम हम लोग बोलेंगे कि बेसिस which give rise या which produces more OH minus ions are called strong bases, and which gives less number of ions are called weak bases। ठीक है, कौन से आयंस? OH माइनस आयंस में। ठीक है, अब ये वाली एक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग, मैं आपको ये वाली एक्टिविटी का जो है कंक्लूजन बता देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस भी पढ़ी है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने जो है देख लिए। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार और एग्जाम्पल बता देती हूँ। HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, HSO4 स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, और HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। CH3COOH जो है वो वीक एसिड आएगा। वैसे ही अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो NOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। और अगर हम लोग वीक बेस की बात करें तो जो वीक बेसिस होते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया FeOH होल थ्राइस जो होता है वो एक वीक बेस होता है। ठीक है बच्चों, एक और होता है ZnOH होल ट्वाइस होता है, वो भी एक वीक बेस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ये वाली एक्टिविटी को। एट लास्ट हम लोग ये वाली एक्टिविटी पे आ ही जाते हैं। और आप लोग ना इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर जैसे हम लोगों ने लिया कि एसिड्स, जो एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एसिड्स जो है वो बहुत जो है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, डाइल्यूट नहीं सॉरी, जो एसिड्स, ठीक है, जो एसिड्स फुल्ली डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और वो एसिड्स जो पार्शियल मतलब कम ही डिजॉल्व होते हैं, वो एसिड्स जो पार्शियल जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, पार्शियल जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम लोग वीक एसिड्स बोलते हैं। ऐसे ही बेसिस के साथ भी जो बेसिस, ठीक है, जो बेसिस अगर फुल्ली, ठीक है, वो फुल्ली जो है वो किस में डिजॉल्व हो गए, वो अगर वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, और अगर ऑन दी अदर हैंड जो बेसिस, ठीक है, जो बेसिस जो पार्शियल मतलब कम, ठीक है, जो कम है डिजॉल्व हो रहे किसमें, वाटर में जो डिजॉल्व हो रहे हैं, हम लोग इसको बोलेंगे वीक, ये W, ठीक है, वीक बेसिस। इसकी दो डेफिनेशंस आप लोग लिख सकते हैं। अब फाइनली अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा जो बिफोर मील होता है, जो हम लोग थूक बोलते हैं, वो सलाइवा, उसका कलर कौन सा होता है? तो आप लोग उसका कलर लिखेंगे ग्रीन कलर। ठीक है, कलर ऑन, अगर उसका pH पेपर पे अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसका हम लोग ग्रीन कलर लिखेंगे। और अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू होती है 6.8 to 7.4, मतलब इसका जो है स्लाइटली एसिडिक टू ये बेसिक जा रहा है। ठीक है, न्यूट्रल भी नहीं है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल के जो है आसपास से, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सलाइवा आफ्टर मील, अब जो आफ्टर मील जो सलाइवा बनता है, ठीक है, सलाइवा जो है आफ्टर मील बन रहा है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो ग्रीनिश कलर हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो 5.8 रहती है, क्योंकि एसिडिक हो जाता है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। 5.8 आप लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे, और वो एसिडिक होती है। वैसे अगर हम लोग लेमन जूस की बात करेंगे तो लेमन जूस में क्या होता है कि उसका जो कलर रहता है वो ऑरेंज रहता है। और लेमन जूस जो ऑफकोर्स जो लेमन होता है वो खट्टा होता है। खट्टा कैसा होता है? एसिडिक होता है। उसकी pH वैल्यू होती है 2.2, और खट्टा है तो मतलब ये एसिडिक है। उसके बाद कलरलेस एरिटेटेड ड्रिंक, मतलब जिसमें एरिटेटेड ड्रिंक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, हम लोग उसमें CO2 जो है इन्फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग जब वाटर को खोलते हैं तो एकदम से साथ झाग बनता है। ठीक है, तो वो वाली जो ड्रिंक्स होती है वो येलो, मतलब उसका जो कलर आता है pH पेपर पे उस पर येलो कलर आता है। उसका वैल्यू जो रहती है 4 पॉइंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक रहती है। ठीक है, 4.0 हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। तो 0 से अगर 6.9 तक आए तो एसिडिक है। ठीक है, 7.1 से लेकर 14 तक आए तो वो बेसिक है, और 7.0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, जितनी कम वैल्यू होगी वो इतना एसिडिक होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है वो इतना जो है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेट जूस। तो कैरेट जूस की जो वैल्यू, मतलब जो कलर आता है वो येलो ग्रीन आता है, उसकी वैल्यू होती है 6 होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन एसिडिक कैटेगरी में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा। कॉफ़ी की बात करेंगे तो वो भी जो है येलो कलर की आएगी। ठीक है बच्चों, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4.5, लगभग 4.5 होती है, और ये एसिडिक भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। टमाटो जूस ऑफकोर्स ये खट्टा होता है, टमाटोज जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो उनका कलर येलो आएगा। ठीक है बच्चों, और उसकी वैल्यू होती है 4.3 होती है, उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो उसकी 4.3 वैल्यू होती है, और वो बहुत ज़्यादा भी एसिडिक, मतलब
एसिडिक होता है ये, लेकिन अपने पेट के लिए ही सही होता है। अगर हम लोग को टैप वाटर देखेंगे उसकी वैल्यू ग्रीन आएगी, और टैप वाटर की वैल्यू जो ग्रीन आती है उसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो होती है वैरी होती है 6 से लेके 8 तक। कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आ जाते हैं या फिर कुछ इम्प्यूरिटीज़ आ जाती है, कुछ गंदगी आ जाती है, उसके कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और अगर कुछ और गंदगी आ जाती है तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग हमेशा जो पानी पीते हैं वो छान के पीते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम रहता है कि इसमें इम्प्यूरिटीज़ आती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे न्यूट्रल लिख देंगे हम लोग टैप वाटर की वैल्यू को, ठीक है। 6 to 8 रहता है, 6 to 8 या 9 रहता है, वैसे जनरली ये जो रहता है 7 रहता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद NaOH आता है। तो NaOH और HCl तो आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने चैप्टर इससे ही स्टार्ट किया था। तो NaOH का कलर जो आता है वो हमेशा ब्लू आता है, डार्क ब्लू आता है, ठीक है, ठीक है। तो किसका कलर आता है, NaOH का जो कलर आता है वो एकदम डार्क ब्लू आता है, और उसकी वैल्यू जो रहती है पूरी 14 रहती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू रहती है 14। NaOH मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। और अगर हम लोग HCl की बात करेंगे, उसमें नीचे HCl है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक होता है। अगर हम लोग पेपर में देखेंगे, मतलब पेपर में नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कुछ वैल्यूज़ दी है यहाँ पे, ठीक है, जो टेबल बना है। अब ये जो चीज़ बनी है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो चीज़ बनी है, ठीक है, ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसकी वैल्यू समथिंग लाइक करती है 0.5 से, इस पर दिख ही नहीं रहा होगा ना, 0.5 लाइक करती है। लेमन जूस की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली थी। प्योर वाटर होता है 7 से 6 to 8 तक इसकी वैल्यू वेरी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, अगर आप लोगों को पेट में अगर एसिडिटी होती है, ठीक है, अगर आपको पेट दुख रहा है, एसिडिटी होती है, तो हम लोग जो गोली लेते हैं ना उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। हम लोग जो गोली लेते हैं ना, जैसे डाइजीन लेते हैं फिर दूसरी गोली, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये जो 9th नंबर पे था, तो उसकी वैल्यू होती है एकदम 14। उसकी वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। मैंने आप लोगों को सबकी वैल्यू ऐसे बोल के बताई, उसका मैंने चार्ट नहीं बताया। अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका चार्ट भी बना के बता दूंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।